हाय गाइस, वेलकम टू आईसीसी थॉटवेल बाय अनअकैडमी। आई एम प्रेक्षा जैन और आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट चैप्टर 15 ऑफ योर हिस्ट्री सिविक सिलेबस। इस चैप्टर में से देखो, बहुत ही स्वीट, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा चैप्टर है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। अब लॉन्ग आंसर्स में इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस है या नहीं, यूएन एंड इट्स मेजर एजेंसीज जो हम करते हैं उसके साथ कंबाइन करके इस चैप्टर में से लॉन्ग आंसर में भी कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका एकदम स्ट्रेट अवे 15 मार्क का या 10 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता है, ब्रेकअप करके आता है लॉन्ग आंसर्स में भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन शॉर्ट आंसर्स यानी 2 मार्कर्स और एमसीक्यूज के लिए तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो इसको अच्छे से एक बार आप समझ लो, वन शॉट में हम इसको पूरा निपटा देंगे। अब सिलेबस के हिसाब से हमें क्या क्या करना है ये देख लेते हैं। ब्रीफ मीनिंग ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, हमको इसके ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं। पंचशील देखना है। अब पंचशील के अंदर कितना डिटेल तक जाना है इसमें स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हम पंचशील को थोड़ा ढंग से ही पढ़ेंगे। रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे मैंने जेएलएन शॉर्ट में लिखा है, और आर्किटेक्ट्स ऑफ नैम, इनके खाली आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगेन शॉर्ट आंसर्स में पूछ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आर्किटेक्ट्स ऑफ नैम का अच्छे से हमें करना है, ठीक है। तो सिलेबस के हिसाब से ही हम इसको पढ़ेंगे। अब देखो, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्टोरी अगर समझनी है, उसको अच्छे से याद रखनी है, तो नॉन अलाइनमेंट का मतलब समझ लेते हैं। फर्स्टली जिसको जैसे इंटरेस्ट है वैसे एग्जाम्पल समझना, ठीक है। अब देखो, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, उसमें कोहली वर्सेस तेंदुलकर पूरा टाइम चलता रहता है, लेकिन जिसको जेन्युइनली इंटरेस्ट है क्रिकेट में और जिसको बहुत शौक है देखने का, सीखने का, अच्छा भी कर रहे हैं, वो बोलेंगे मेरे को इन कोहली वर्सेस तेंदुलकर डिबेट्स में पढ़ना ही नहीं है, मैं तो अपना क्रिकेट देखता हूँ, एंटरटेनमेंट के लिए देखती हूँ, जो भी है, ठीक है। इस तरह से हो सकता है। या फिर आप मूवीज में देखो, एक बैनर होता है धर्मा प्रोडक्शंस का, ठीक है, जो बड़ा बैनर है, बिग प्रोडक्शन हाउस। एक बैनर हो जाता है, एक प्रोडक्शन हाउस हो जाता है यशराज फिल्म्स का, वाईआरएफ, ठीक है। तो धर्मा वर्सेस वाईआरएफ चलता रहता है। कुछ कुछ हीरो हीरोइन क्या होता है, जैसे शाहरुख खान है, वाईआरएफ के साथ भी काम कर रहे हैं, धर्मा प्रोडक्शन के भी साथ काम कर रहे हैं। शाहरुख खान चाहते हैं कि भाई हमारे फैंस को खुश करना है, अच्छी मूवीज बनानी है, पैसे बनाना है, जो भी है, ठीक है, ही वांट्स दैट। तो वो क्या करते हैं, दोनों के साथ काम कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत एक्टर्स होते हैं जो दोनों कैंप्स ज्वाइन नहीं करते, उनको चाहिए कि हमको दोनों तरफ से काम चाहिए। या फिर कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस होती है जो शाहरुख खान के साथ भी उनको काम करना है, सलमान खान के साथ भी काम करना है, जैसे करीना कपूर है, तो वो दोनों तरफ बोलती है कि नहीं, मैं तो ये कोई एक साइड नहीं लेती, सभी अच्छे हैं, सब दिग्गज लोग हैं, ठीक है। ये भी होता है कभी कभी। अब आप समझो, या फिर आपके क्लासरूम में आप समझो, इफ क्लोजर होम, इफ यू वांट टू ब्रिंग दैट एग्जांपल, कभी कभी बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हो जाते हैं, राइट, फ्रेंड ग्रुप्स होते हैं क्लासरूम में। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी सबसे बनती है, दोनों ग्रुप्स में वो लोग घुल मिल जाएंगे, उनके सीक्रेट्स भी पता होंगे, गॉसिप भी सारी पता होगी। होते हैं कुछ लोग जो हर किसी के साथ अच्छी बना के रखते हैं। तो यही कॉन्टेक्स्ट है नॉन अलाइनमेंट का, कि हमको दोनों, जो अगर पावरफुल ब्लॉक्स बन गए हैं, या फिर दो से ज्यादा भी हो सकता है, अगर पावरफुल ब्लॉक्स है, कोई ग्रुप्स है कोई, हमको उनको ज्वाइन नहीं करना है, हमें एक न्यूट्रल पार्टी रहना है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम डल बने रहेंगे, हम पार्टिसिपेट जरूर करेंगे, लेकिन हम ज्वाइन करके उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं या किसी एक के खिलाफ नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं नॉन अलाइनमेंट। अलाइन मूवमेंट की इसी तरह से स्टार्ट हुई जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ था। अब याद करने की कोशिश करो, यूएन ऑर्गेनाइजेशन बना था और वर्ल्ड जो है दो पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था। एक कम्युनिस्ट ब्लॉक था जिसको हम कहते हैं यूएसएसआर लेड ब्लॉक था, सोवियत यूनियन लेड ब्लॉक था, और दूसरा था यूएस लेड ब्लॉक जिसको हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक भी बोलते हैं। तो ये दो पावरफुल ब्लॉक्स बन गए थे, कोल्ड वॉर की सिचुएशन स्टार्ट हो गई थी, राइट। तो आर्मामेंट या हथियार लेके एक प्रॉपर वॉर नहीं हो रहा था, लेकिन ये दो कंट्रीज के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इतने ज्यादा थे। कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, ये आइडियोलॉजीज थी दोनों, याद है आपको। और इसके मीनिंग्स क्या है आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट की मीनिंग्स क्या होते हैं, क्योंकि ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये तीनों चैप्टर्स में यूज होते हैं, वर्ल्ड वॉर के भी और इस चैप्टर में भी, ठीक है। तो इसका मीनिंग 100% पता होना चाहिए। ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इतने ज्यादा थे, दोनों ही कंट्रीज चाहती थी हम पावरफुल बने, दोनों ही कंट्रीज में कट्टर कंपटीशन चलने लग गया, वेपन्स रेस चलने लग गई, वापस वही चीजें हो रही थी, ठीक है। अच्छा, इसने ये डेवलप किया, चलो मैं ऐसी मिसाइल बनाता हूँ, इसने ऐसा फाइटर जेट बना, मैं ऐसा फाइटर जेट, इसने इससे दोस्ती कर ली, मैं इससे दोस्ती। तो ये अलायंसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लगी। तो 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली, बहुत सारी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज भी उन कॉलोनियल जो एक क्लचेस होते हैं उनसे उनको फ्रीडम मिली, राइट, आज़ादी मिलने लगी। तब कंफ्यूजन होने लगी हम कौन से ग्रुप को ज्वाइन करें। तो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, उन्होंने कहा हमको किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना, ना कि इनकी आइडियोलॉजीज जो है वो भी हम इतना ज्यादा अलाइन नहीं हो रहे, अलाइन मतलब हम मैच ही नहीं हो रहे। तो हम क्या करते हैं, वी विल चूज टू रिमेन नॉन अलाइन, रिफ्यूज टू ज्वाइन आइदर ऑफ द ब्लॉक्स, ठीक है। अब उनको यही लगा कि यार अभी अभी तो आज़ादी मिली है इन पावरफुल कंट्रीज से, इंग्लैंड से, जिससे भी, ठीक है, वापस हमने इन पावरफुल कंट्रीज को ज्वाइन कर लिया, वापस इन्फ्लुएंस होते जाएंगे, वापस
आज़ाद होके भी आज़ाद नहीं होंगे, ये वाली बात है, क्योंकि इनका तो माइंडसेट कॉलोनियलिस्ट ही था, राइट। ये तो वाइट रेस सुप्रीमेसी ये सब मानते ही थे। तो हमको हमारी वापस एक विचारधारा, एक इंडिपेंडेंट हमको सोचना है, हमारी पॉलिसीज खुद की होनी चाहिए, इसलिए हमको इनको ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है। हम इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहते, वी हैव हैड इनफ, ठीक है। तो सब परेशान तो वैसे ही थे। अब देखो नॉन अलाइन मूवमेंट का ये लोगो भी आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि पिक्चर्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई एक चीज आप कंफ्यूजन के चक्कर में खराब कर दो, ठीक है। तो ये याद रखना है, इस तरह का एक व्हाइट डव का सिंबल है, ये पीस की एक लीफ है जिसमें 3 इस तरह की लीव्स है कलर की। यहाँ पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मान लीजिए अगर इसको ही ब्लर कर दिया, इसको ही, तो फिर कैसे पता लगाओगे, ठीक है। तो ये एक लोगो है जो थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। अब आ जाते हैं हम मीनिंग ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट, क्योंकि ब्रीफ मीनिंग आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो इसको याद थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, आप लिख लोगे। Non-alignment, like I said, was an international policy in which many Asian and African countries refused to align themselves. Align मतलब समझ में आ गया ना आपको, अगर पैरेलल लाइन है इसके आगे एक अलाइन करना है तो इस तरह से होगा। अलाइनमेंट होता है, इसको बोलते हैं, यानी आपकी ही विचारधारा से हम सहमत हैं, ये वाली चीज हो गई। तो उन्होंने क्या कहा कि हम तो नहीं है, हम अलाइन नहीं करेंगे। align themselves with any of the blocs, these countries aimed at promoting international peace, harmony and cooperation. मैंने आपको पहले भी कहा है, यूएन की एजेंसी से बार बार ये 3 वर्ड्स तो आते ही आते हैं, पीस, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन। इसमें पीस, हार्मनी, कोऑपरेशन है। हालांकि आप सिक्योरिटी भी लिख दोगे तो कोई बहुत वो इधर उधर मार्क्स नहीं कटने वाले, बट ये वर्ड्स थोड़े से कीवर्ड्स होते हैं, इसको डालना ही डालना है अपने मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन फीचर्स ऑफ नैम। देखो सबसे पहले है नॉट टू ज्वाइन एनी पावर ब्लॉक्स, ये मेन फीचर है। पता ही हमें, दोनों ब्लॉक्स में जब पावर ब्लॉक्स में बढ़ गए थे, हमने कहा कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे, किसी भी एक के साथ हम अलाइन नहीं करेंगे, ठीक है। अपोज्ड एनी काइंड ऑफ मिलिट्री अलायंसेस सच एज नाटो, सियाटो, वॉर्सो पैक्ट। अब नाटो, सियाटो इस तरह के जो पैक्ट थे वो यूएस लेड ब्लॉक जो है उसमें बन रहे थे। ये मिलिट्री अलायंस है कि किसी एक को हो जाए तो हम अपनी मिलिट्री भेज देंगे, ठीक है। तो ये नाटो मिलिट्री अलायंस है, हम अपने जो वॉर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज होती है वो भी शेयर करेंगे, ये नाटो और इस तरह की। और वॉर्सो पैक्ट है वो कम्युनिस्ट लाइक पैक्ट था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इस तरह के कोई भी पैक्ट है, हमें इस मिलिट्री अलायंस में भी हमको पढ़ना ही नहीं है, अलाइनमेंट लेना ही नहीं है। फ्रीडम टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस टू कंट्रीज रिलेटेड टू कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी यहाँ पे देखो सारे जो मैंने हाईलाइटेड वर्ड्स किए हैं ये सारे कीवर्ड्स है, ठीक है। ये कीवर्ड्स है, इनको अपने नोट्स में उतारना सबसे ज्यादा जरूरी है और इनको एग्जाम में पेश करना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। फॉरेन पॉलिसी क्या होती है किसी भी कंट्री की। अब मेरा रिलेशन इंडिया का रिलेशन है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है कौन है, एस जयशंकर, है ना, वो है। वो क्या करते हैं, वो जगह जगह जाते हैं, इंडिया को इंडिया के जो स्ट्रॉन्ग पोजीशंस हैं उनके फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड हमारे क्या डिसीजंस है वो बोलते हैं। उनकी स्पीचेस भी बहुत फेमस होती है, कभी कभार आप देख लिया करो, अगर वायरल शॉर्ट रील कुछ इस तरह का भी देख लोगे तो आपको थोड़ा बहुत ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगी, ठीक है। लेकिन मेक श्योर अकेडमिक से थोड़ा रिलेशन में हो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलो, तो हम अपनी कंट्री के इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं। हमको यूएस नहीं बता रहा कि हमारा रिलेशन पाकिस्तान के साथ कैसा होना चाहिए, चाइना के साथ कैसा होना चाहिए, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार या फिर कहीं के भी साथ, रशिया के साथ भी हमारा रिलेशन है, वी विल नॉट बी डिक्टेटेड बाय यूएस। तो ये क्या हुआ, हम इंडिपेंडेंटली हमारे रिलेशन किस कंट्री के साथ कैसे होने चाहिए, यूरोपियन यूनियन एज अ कंट्री मतलब बहुत सारी कंट्रीज का ग्रुप भी है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, हम ट्रेड कैसे करेंगे इंटरनेशनल, क्या चीज़ इंपोर्ट करेंगे, क्या चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे, इस सारी चीज़ें जो है वो फॉरेन पॉलिसी के तहत ही आती है। और इन रिश्तों को गाइड करने के लिए हमें कोई भी पावर ब्लॉक नहीं बताएगा, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेगा। हम इंडिपेंडेंटली पूर्ण आज़ादी के साथ ये रिलेशंस डेवलप और मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फ्रीडम टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस रिगार्डिंग फॉरेन पॉलिसी। अब आ जाते हैं पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड अफेयर्स एंड पॉलिटिक्स। अब देखो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुमको जो करना है करे, वर्ल्ड में जो होता रहे हम अपना देखेंगे, ये नहीं है। इस तरह का पैसिविस्ट अप्रोच नहीं है कि हाँ ठीक है होता रहेगा। मतलब तुम कुछ बच्चे जो होते हैं क्लास में इस तरह के होते हैं, राइट, जो कहीं दुनिया में बाहर देख रहे हैं, खिड़की के बाहर क्लास में जो हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपना स्क्रिबलिंग कर रहे हैं, ये होता है एक पैसिव अप्रोच। लेकिन एक एक्टिव अप्रोच भी होता है जहाँ पे हम एक्शन ओरिएंटेड होते हैं कि हाँ हम तुमको ज्वाइन नहीं करे, कोई ग्रुप को ज्वाइन नहीं करे, लेकिन हम वर्ल्ड अफेयर्स में कुछ भी हो रहा है, मान लीजिए आज इजराइल और पैलेस्टीन का भी अगर अप्रोच कोई इश्यू चल रहा है तो दूसरी कंट्रीज का क्या स्टैंड है वो हमारे पे इन्फ्लुएंस नहीं करे कि आज रशिया इजराइल के साथ है तो इंडिया भी इजराइल के साथ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपना डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेंगे, केस टू केस बेसिस पे
तो इसीलिए कहा गया है एक्टिव रादर देन पैसिविज्म। और इसी वजह से एक और फीचर क्या है, टू जज इश्यूज ऑन मेरिट एंड अपहोल्ड्स द राइट्स ऑफ पीपल फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस। ये याद रखना जरूरी है, मेरिट पे इश्यूज को हम जज करेंगे। जैसे कि मैंने कहा इजराइल पैलेस्टीन का या रशिया यूक्रेन का या कोई भी और चीज़ का इशू चल रहा होता है इंटरनेशनली, वर्ल्ड अफेयर्स में हम पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे, अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, लेकिन इस बेसिस पे नहीं कि ये कंट्री पावरफुल कंट्रीज का साथ दे रही है इसलिए उठाएंगे कि हमको लगता है कि ये कंट्री सही है। क्यों? क्योंकि ये फ्रीडम और जस्टिस को अपहोल्ड कर रही है। तो जहाँ पे ये चीज़ अपहोल्ड होगी, जो हमको मेरिट पे सही लगेगा, मेरिट पे सही लग रहा है यानी ऑन पेपर ऑब्जेक्टिवली अच्छे से हम इसको पूरा ताल मिल के सोच समझ के अपनी सूझबूझ यूज करके जो हमें सही लगेगा न्यूट्रल पार्टी की तरह, उस पे हम जज करेंगे सारे इश्यूज को और फिर अपना जो मत है वो देंगे। ठीक है, तो हम किसके साइड हैं किसके साइड नहीं है ये बोलने से ज़्यादा अच्छा है कि हम सच के साथ हैं, हम जस्टिस के साथ हैं, फ्रीडम के साथ हैं, हम ये बोलेंगे। और तो आप देखेंगे भी कि कभी भी न्यूज़ में किसी इस तरह के इंटरनेशनल इशू पे इंडिया का जो ओपिनियन है वो जाना जाता है, फॉरेन मिनिस्टर से या मोदी जी से भी पूछ लेते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे इसी तरह से हम बोलते हैं कि हम मेरिट पे हम इस चीज़ को जज करेंगे और अपना ओपिनियन उसी हिसाब से देंगे। तो अब कभी कभी बोल देते कि हम जस्टिस के साथ हैं, हमारे ह्यूमन राइट्स जो है वो अपहोल्ड होने चाहिए, इस तरह की चीज़ें बोली जाती है, ना कि हम इजराइल के साथ है, पैलेस्टीन के साथ है, हम इसके ईरान के साथ है, ऐसे नहीं बोला जाता। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली नॉन अलाइंड मूवमेंट इज़, और ये हमारे फीचर्स थे। अब आ जाते हैं पंचशील पे। पंचशील क्योंकि सिलेबस में इंक्लूडेड है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। पहले सिर्फ इसका मीनिंग पूछा जाता था, अभी सिर्फ पंचशील वेगली लिखा हुआ है, तो आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए। आइडियली दैट इज व्हाट यू शुड बी डूइंग। वैसे भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, समझ लो। ठीक है, अब पंचशील अग्रीमेंट में क्या है, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो मान लीजिए पंचशील ना पूछ के अगर आपको बोला स्टेट द प्रिंसिपल्स, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, तो क्या बोलोगे? दूसरी चीज आप ये भी देख लो, थोड़ा सा पिक्चर बेस्ड अगर आपको समझना है, यही पिक्चर मान लीजिए एग्जाम में दे दिया कि इसके रिलेटेड जो अग्रीमेंट साइन हुआ था उसके प्रिंसिपल्स बताओ क्या क्या है। देखो ये इंडिया चाइना है, तो एक तो कॉन्टेक्स्ट ये बनता है कि इंडिया चाइना, दूसरा इंडिया चाइना के उस टाइम पे जो लीडर्स थे ये है। ठीक है, और तीसरा ये पंचशील का प्रिंसिपल्स है। ये मान लीजिए ब्लरी कर दिया तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब ये पंचशील नॉन अलाइनमेंट से कैसे रिलेटेड है ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो पंचशील जो था वो इंडिया चाइना के बीच में अप्रैल 29, 1954 में एक अग्रीमेंट था। ठीक है, ये अग्रीमेंट क्या था कि इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे थे, आए दिन अभी भी चलते, खैर वो तो चलते ही हैं, लेकिन इसको बार बार लाया जाता है। इसलिए आज भी इसकी रेलेवेंस इतनी है क्योंकि बॉर्डर इंडिया और चाइना जो है वो क्लोज बॉर्डर्स है। अरुणाचल प्रदेश की तरफ भी इंडिया चाइना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं और कश्मीर की तरफ भी इंडिया चाइना बॉर्डर शेयर कर रहा है, अक्साई चीन वाला एरिया जो है। ठीक है, ये अग्रीमेंट जो था वो बॉर्डर डिस्प्यूट के लिए था बिटवीन द टू नेशंस, एंड दिस अग्रीमेंट एक्चुअली सर्व्ड एज अ गाइडलाइन फॉर नैम। क्यों? क्योंकि पीसफुली इस चीज को सॉल्व किया गया, दो कंट्रीज इंडिपेंडेंटली ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी ऑफ द टू पावर ब्लॉक्स। इसमें यूएस बताने नहीं आया कि यार देखो इस तरह से कर लो, ये इंडिया का पार्ट है। दोनों कंट्रीज न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ने, देखो 1947 मिला था, 54 में इन्होंने ये एग्जाम्पल सेट किया कि पीसफुली बॉर्डर डिस्प्यूट या कोई भी डिस्प्यूट को इस तरह से सेटल किया जाता है। तो ये जो दूसरी इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उनके लिए गाइडलाइन सर्व की। ठीक है, अब देखो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील क्या है। अगर आपको याद करने में डिफिकल्टी है तो मैं आपको एक निमोनिक दे दूंगी जिससे इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। ठीक है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं TI। अब आ जाते हैं म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। नॉन एग्रेशन भी आपको पता है, हमने वर्ल्ड वॉर्स के चैप्टर में भी ये पढ़ा है, UN के चैप्टर में भी पढ़ा है। नॉन एग्रेशन यानी कि हम ज़्यादा हड़ तड़बड़ यहाँ पे वॉर स्टार्ट नहीं करेंगे, मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे, हम पीसफुली अपने बॉर्डर्स पे दोनों की सेना रहेगी लेकिन अग्रेशन नहीं आएगा, इनिशिएशन नहीं होगा। तो ये म्यूचुअली ये भी डिसाइड किया गया। तो यहाँ पे नॉन एग्रेशन NA लिखेंगे। नॉन इंटरफेरेंस विद ईच अदर्स डोमेस्टिक इंटरनल अफेयर्स। ठीक है, डोमेस्टिक अफेयर्स या इंटरनल अफेयर्स देश के अपने अंदर होते हैं। मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में कोई अगर अनरेस्ट होता है, कोई दंगे हो जाते हैं, तो वहाँ पे चाइना इंटरफेयर नहीं करेगा, और सेम चाइना में अगर कुछ हो रहा है तो वहाँ पे इंडिया इंटरनल अफेयर्स में बिल्कुल भी अपना पैर नहीं अड़ाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हर कंट्री को एक्चुअली रिस्पेक्ट करनी है, और ये इंटरनेशनली भी माना जाता है कि डोमेस्टिक अफेयर्स में बाहर की कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस, बाहर की कंट्रीज़ को ओपिनियन अपना ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो ये भी अग्री किया गया था कि हम दूसरी कंट्रीज में
या एक दूसरे की जो डोमेस्टिक अफेयर्स है उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। ए लिख देंगे, डोमेस्टिक अफेयर्स याद रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस पे इक्वालिटी एज वेल एज म्यूचुअल बेनिफिट। इक्वालिटी पे देख लेते हैं यहाँ पे EQ और पीसफुल को एग्जिस्टेंस, पीसफुल, ठीक है। तो ये दोनों भी यहाँ पे कीवर्ड्स बन जाते हैं, इक्वालिटी एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस, की शांति से रहेंगे, कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। अब हमारे 5 प्रिंसिपल्स का निमोनिक क्या बन रहा है ये देख लेते, ठीक है। तो टी ना निदा फॉर पीस एंड इक्वालिटी, देख रहे हो आप, टी ना यानी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और नॉन एग्रेशन, टीना और निदा, निदा यानी नॉन इंटरफेरेंस और डोमेस्टिक अफेयर्स, निदा फॉर पीस एंड इक्वालिटी। तो टीना एंड निदा फॉर पीस एंड इक्वालिटी इस तरह का जो है पंचशील से रिलेटेड है। आपको अपने हिसाब से जो बनाने हैं निमोनिक आप बना सकते हो। मैं ये इसीलिए लिखती हूँ क्योंकि आपको पता चल जाए कि यार किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स होती है। एक बार आ गई समझ में, फिर आप कुछ भी याद कर लोगे, चाहे वो लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हो तब भी याद कर लोगे। मैं कर पाती थी, ठीक है। तो ये आपको बस सिखाने के लिए। तो these principles have been the foundation of the Indo-Chinese relations ever since they were first agreed upon. तो पंचशील आज भी बहुत रेलेवेंट है क्योंकि जैसे मैंने भी कहा अभी भी थोड़े बहुत बॉर्डर इश्यूज आते रहते हैं, तो इट इज ब्रॉट अपॉन एंड इट इज रिमाइंडेड, ठीक है। अब पंचशील में आगे क्या है, इट वॉज गिवन प्रैक्टिकल शेप एट द बानडंग कॉन्फ्रेंस इन अप्रैल 1955। बानडंग कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है इसलिए याद कर लेना, और इसकी डेट भी अप्रैल 1955 जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो भी याद करनी है। 29 कंट्रीज वर प्रेजेंट, एशियन अफ्रीकन कंट्रीज जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी जिनको पहले कॉलोनाइज किया गया था वो वाली कंट्रीज प्रेजेंट थी। 29 कंट्रीज ऑफ एशियन अफ्रीका इस कॉन्फ्रेंस में, और यहीं पे इसको शेप मिला था एंड एवोल्यूशन ऑफ नाम जो था वो यहीं से ही हुआ था। अब यहाँ पे कौन कौन अटेंड करने आया था हमारे यहाँ से, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाइनीज जो थे पीएम उस टाइम पे चू इन लाई वो भी प्रेजेंट थे, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है याद रखना है, और गमल अब्दुल नसीर पीएम एंड लेटर प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। तो चाइना, इजिप्ट और इंडिया ये तीन जो थे वो प्रिसाइडिंग जो कंट्रीज या उनके जो लीडर्स थे वो थे, मेन लीडर्स थे उस टाइम पे जो पंचशील को शेप दे रहे थे, और उसी में नाम का इवोल्यूशन हुआ था बानडंग कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। अब बानडंग से और क्या रिलेटेड है, इन्होंने कोलोनियलिज्म, रेज द नीड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, उस टाइम पे तीसरी दुनिया के ही कंट्रीज को माना जाता था, ये जो न्यूली इंडिपेंडेंट थी दे वर कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड, आज नहीं है, आज बहुत डेवलप कर लिया है, लेकिन उस टाइम पे ऑफ कोर्स दे रिजेक्टेड कोलोनियलिज्म, क्योंकि जो भुगता है वो तो बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा। एंड ऑफ कोर्स लाइक आई सेड नाम का बेस जो बना था वो पंचशील बना था, ये चीज नहीं भूलनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं आर्किटेक्ट्स ऑफ नाम। जैसे कि मैंने कहा सिलेबस में नेम्स ओनली लिखा है, तो नेम्स इनके पता होने बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि अगर स्पेसिफिक दे रखा होता है, जहां जहां भी स्पेसिफिक दे रखा होता है वहां से एमसीक्यूज और 2 मार्क्स बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब आते हैं आर्किटेक्ट्स में, फर्स्ट समिट जो हुई थी, थोड़ा सा बैकग्राउंड, बेलग्राद में हुई थी 1961 में, ठीक है, बेलग्राद इन यूगोस्लाविया। तो यूगोस्लाविया के उस टाइम पे जो लीडर थे यानी कि टीटो ऑफ यूगोस्लाविया, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये वाले वाइट वाइट वाले ये, और उसके साथ नेहरू जी जो कि आप देख ही रहो, नेहरू जी, और नसर ऑफ इजिप्ट, नसर ऑफ इजिप्ट यानी ये वाले। तो ये तीन जो थे वो चीफ आर्किटेक्ट थे। अब यहाँ पे आप इन्होंने क्योंकि ये कैप्स या हैट्स नहीं पहनी तो सिंबॉलिकली आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना कि इस तरह से ये तीन जो थे ये हमारे नाम समिट में यानी कि इस समिट में मिले थे बेलग्राद कॉन्फ्रेंस में, और यहाँ पे नाम का प्रैक्टिकल शेप जो थे वो दिया गया था, ठीक है, ये याद रखना। अब जो दूसरे आर्किटेक्ट्स उनका नाम भी पता होना जरूरी है। यहाँ पे आप ये तीनों तो देख लिए, ठीक है, नेहरू जी, टीटो और नसर चीफ आर्किटेक्ट्स। उसके बाद आ जाते हैं हम फाउंडिंग फादर्स में, और कौन कौन है यहाँ पे देखो एक दिख रहा है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखे तो क्वामे नुक्रुमा यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट, हाँ, तो क्वामे क्रुमा ऑफ घाना, एक तो ये लीडर हुए, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा अब यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ से देखो मकारियोस जो थे वो सिप्रस से थे, सिप्रस जैसे कि कहाँ है, यूरोपियन कंट्री है। यूनू ऑफ म्यांमार या बर्मा लिख सकते हो, उस टाइम पे बर्मा बोलते थे। प्रेसिडेंट सुकर्नो ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। एम्परर हाइल साइलेस, इसका भी नाम इनका याद रखना जरूरी है, ये थे हमारे इथोपिया से। किंग महेंद्र वीर विक्रम शाह, ये थे हमारे नेपाल से, ठीक है।
तो ये सारे नाम और ये तीनों चारों नाम, ठीक है, ये सब आपको याद रखना जरूरी है। ये आर्किटेक्ट्स ऑफ नैम है, आपको एमसीक्यूज में या फिर 2 मार्कर्स में पूछ सकते हैं, और पिक्चर से भी याद रखना इसको जरूरी है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नैम अगेन अन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सिलेबस में दे ही रखा है, अच्छे से इसको याद करना जरूरी है। मैंने जो अंडरलाइन किए ये कीवर्ड्स है, तो नोट्स में जब आप बनाओ तो शॉर्ट में इनको लिखना जरूरी है। और देखो मैंने पहले भी आपको कहा है, जैसे अगर कॉलोनियलिज्म है तो पूरा मत लिखना, नोट्स में भी इस तरह से लिखना, इंपीरियलिज्म इस तरह से, देख रहे हो आप, यही आपके नोट्स में आएंगे, तो इतने शॉर्ट में बन जाएंगे। और आपको रिकॉल वैल्यू भी इसकी अगर आप शॉर्ट में लिखोगे तो ज्यादा होगी, वो मैं आपको नोट मेकिंग मेथड में बता चुकी हूँ। नॉट टू ज्वाइन एनी पावर ब्लॉक और मिलिट्री अलायंस, ये तो हमने पहले ही देखना। नॉन अलाइन का मेन फीचर यही है कि किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे। एलिमिनेट ऑल दोस कॉजेज विच में लीड टू अ वॉर, तो वॉर जिस जहाँ भी जगह होता है वहां पे कोई भी कॉज हो रहा है जिससे रिलेटेड, मान लीजिए टेरिटोरियल कोई डिस्प्यूट हो उस वजह से वॉर है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे, ये चीजें हैं, ठीक है। या फिर कोई रिलीजियस मैटर पे वॉर होना चाह रहा है या कोई रेस के मैटर पे वॉर होना चाह रहा है, तो उस पर हम स्पीकअप करेंगे, इन कॉजेज को एलिमिनेट करेंगे ताकि वॉर वापस डेवलप ना हो। ये भी यूएन में भी हमने देखा था, यहाँ पे भी देखेंगे। अपोज, जैसे कि मैंने कहा, कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। साउथ अफ्रीका में क्या होता था, अपार्थाइड होता था, ठीक है, यानी कलर के बेसिस पे, काला गोरा, ये जो व्हाइट वर्सेस ब्लैक से आज भी हम कहीं कहीं पे देखते हैं, इनग्रेन्ड एक उनका रेसिस्ट मेंटालिटी जो होती है, उसके अगेंस्ट नॉन अलाइंड कंट्रीज ने बोला कि हम वी विल फाइट अगेंस्ट इट, वी विल अपोज इट, टू एनकरेज कंट्रीज टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद ईच अदर। 100% तभी तो वॉर नहीं होगा, राइट। फ्रेंडली रिलेशंस, पीसफुल सेटलमेंट्स ऑन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, अगेन अ वेरी ऑब्वियस थिंग टू से। टू अपोज द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन अ वॉर। अब देखो यहाँ पे वेपन्स रेस जो है वो अलग से नहीं लेगा कि डिसआर्मामेंट, वो हम आगे पढ़ने ही वाले, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स का जो डेवलपमेंट, इतने खतरनाक, इतने भीषण जो हथियार होते हैं, उसके अगेंस्ट भी ये बोलेंगे। दे विल अपोज इट, दे वर्क टुवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूएनओ। ये सारे काम वैसे भी यूएन के हैं ही, अलग अलग एजेंसीज में हमने इनके फंक्शंस देखे हैं, तो यूएन जो काम कर रहा है उसमें हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे, योगदान देंगे। टू सपोर्ट ह्यूमन राइट्स एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। ह्यूमन राइट्स और एनवायरमेंट, ह्यूमन राइट क्या होता है, बेसिक हमारा हक होता है जीने का, फ्रीडम का, बच्चों के हक होते हैं, ट्रैफिकिंग का जो है अगेंस्ट उसके मामले है उसमें बोलना है, ये सारी चीजें जो है वो ह्यूमन राइट्स के लिए हम बोलेंगे। और एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें होंगी उसमें भी हम अपना पूरा योगदान देंगे। अगेन ये काम यूएन भी करता है, नैम ने भी इसको सपोर्ट किया है। बिल्ड अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी NIEO बेस्ड ऑन इक्विटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये चीजें हमें देखनी जरूरी है। उस टाइम पे इकोनॉमिक ऑर्डर पावरफुल कंट्रीज ने बना दिया था, इन्होंने कहा कि हम एक न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर बनाएंगे इस तरह का, जहाँ पे हमारी भी वी विल ऑल्सो हैव अ से, राइट, वी विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इट, तो ये उन्होंने बोला था उस टाइम पे। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं ऑफ योर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी नैम, इसको याद रखना जरूरी है। लाइक आई सेड, कीवर्ड्स को भी आप एक बार अच्छे से देखना। अब आ जाते हैं हम रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी, विच इज द लास्ट टॉपिक इन द सिलेबस। लाइक आई सेड पहले ही कि बहुत ही शॉर्ट सिंपल स्वीट चैप्टर है, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर ले तो कोई बात आएगी नहीं। अब देखो 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, उसी टाइम पे ये सारी चीजें, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, पावर ब्लॉक्स बन गए थे, कोल्ड वॉर चल रहा था, इंडिया भी कंफ्यूज थी कि किसको करना चाहिए। उस टाइम पे हमारे लीडर थे जवाहरलाल नेहरू जी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी लीडरशिप के अंडर हमने क्या क्या आइडियोलॉजी डेवलप करी, वो चीज यहाँ पे रोल ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में इनका रोल क्या था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनिशिएटेड was the first country, India was the first country to initiate the non-aligned policy under the leadership of जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो यही है इनका, यहाँ पे ग्रेटेस्ट डेंजर जो बोलते हैं न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज का, इट लाइज इन ज्वाइनिंग द 2 पावर ब्लॉक्स। क्यों? क्योंकि देखो अब अगर इन पावर ब्लॉक्स के इन्फ्लुएंस में बोला इस पे वार करते हैं, क्योंकि ये तो अभी भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करे थे, देवर इन एन आर्मामेंट्स रेस, ये तो अपने अलग ही कंपटीशन में लगे हुए थे दोनों पावर ब्लॉक्स, ठीक है। अब हमें वापस इसके इन्फ्लुएंस में अगर हम आ गए तो फिर मैंने जैसे कि पहले भी कहा, आजाद होके भी हम कैद रहेंगे, यही वाली बात हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये कहा कि हमको तो बनना ही नहीं है, हम नॉन अलाइंड रहेंगे, न्यूट्रल पार्टी रहेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिवली हर केस टू केस बेसिस पे, मेरिट पे हम अपना डिसीजन लेंगे और हम साइड भी ले सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा, ठीक है। अब 2 पावर ब्लॉक्स, ही एडवोकेटेड ऑल द कंट्रीज टू स्टे अवे फ्रॉम दीज पावर ब्लॉक्स, उन्होंने यही बोला। तो उनको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट स्पोक्स पर्सन ऑफ न्यूट्रलिटी, एंड ही वाज अगेंस्ट डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट यानी वही कि ज्यादा वेपन्स रेस की होड़ में लगना ही नहीं है, कम से कम वी अपोज द क्रेजी डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो नेहरू जी इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे, वो बोलते थे कि हम न्यूट्रल रहेंगे,
ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा। सो ग्रेटेस्ट स्पोक्स पर्सन ऑफ न्यूट्रलिटी, ये भी आप अपने नोट्स में इंक्लूड करो, और एग्जाम में अगर पूछा जाए रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू तो लिखना ही लिखना है। तो नेहरू जी ने बोला लीडरशिप, उनकी जो स्किल्स थी, उनका करिज्मेटिक एक पर्सनालिटी नेहरू जी का भी था, वो इन्फ्लुएंशियल भी थे। तो उन्होंने क्या बोला, सारी एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज जो भी थी, ही एडवोकेटेड, उन्होंने ये प्रमोट किया कि यार इन दोनों ब्लॉक्स को ज्वाइन मत करना, अपना इंडिपेंडेंस से रखना, अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखना। ठीक है, तो देयर इज नो नीड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द टू पावर ब्लॉक्स, वी विल नॉट ज्वाइन एनी ऑफ दीज। और वो इस चीज को बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट भी करते थे कि मत करना। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखो वो लिबरलिज्म या फिर डेमोक्रेसी जो एक वेस्टर्न कंसेप्ट है, ठीक है, वो तो यूएस में ही ज्यादा फेमस हो रहा था, उसके अगेंस्ट नहीं थे। तो डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म तो उनको चाहिए था, लेकिन उनको क्या नहीं चाहिए था, कैपिटलिज्म, एकदम कट्टर कैपिटलिज्म नहीं चाहिए था, और कम्युनिज्म भी नहीं चाहिए था। कम्युनिज्म को तो कहते थे मोनोलिथिक, या मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो पुरानी है, आउटडेटेड हो चुकी है, वो ये कहते थे। मोनोलिथिक का मतलब क्या होता है, मोनो मतलब सिंगुलर, लिथिक यानी पिलर। तो एक पिलर पे कोई एक आइडियोलॉजी नहीं टिक सकती, 3-4 पिलर्स चाहिए, हमें बैलेंस आउट करना है चीजों को, वो क्या कहते थे, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो इस तरह का कंसेप्ट उन्होंने खुद से, उन्होंने बोला कि हमारा ये रहेगा, मिक्स्ड इकोनॉमी, आपको पता ही है। दूसरा, ही वाज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या था, साउथ अफ्रीका में एक प्रॉपर पॉलिसी थी जहाँ पे रेसेस के बीच में डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। ठीक है, ये आपको पता ही है, ब्लैक्स एंड व्हाइट्स का किया जाता था। तो इंडिया ने एक्चुअली यूएन में एक रेजोल्यूशन 1960s में स्टार्ट किया था कि इस चीज को साउथ अफ्रीका में एंड होना चाहिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड होना चाहिए। दैट वाज आल्सो लेड बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब आ जाते हैं ये अलॉन्ग विद टीटो ऑफ यूगोस्लाविया एंड नसर ऑफ इजिप्ट, जो कि हमने पहले पढ़ाई है, और हो चिन मिन ऑफ वियतनाम, Kwame Nkrumah of Ghana participated in the Bandung Conference where NAM was given a final shape. Actually Bandung Conference तो था पंचशील के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बांदुंग नहीं, बेलग्राद आएगा, बेलग्राद 1956 में इसको प्रैक्टिकल शेप दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे और भी लीडर्स है जो हमने पहले पढ़े ही है, उनके साथ मिलके उन्होंने एक प्रैक्टिकल शेप दिया एंड नाम गॉट द ओरिजिन। तो ये मेन रोल यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का इस चैप्टर में इस तरह से आता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडवोकेट, नॉट ज्वाइनिंग एनी ऑफ द पावरफुल ब्लॉक्स, नॉट ज्वाइनिंग एनी मिलिट्री अलायंसेस। एक्चुअली उन्होंने यही बोला कि अगर हमने ये ज्वाइन कर लिया, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से इन्फ्लुएंस हो जाएगी, हमारे इंटरनल मैटर्स इन्फ्लुएंस होंगे, हमारी इंडिपेंडेंस लाइक आई सेड होके भी नहीं होगी, ये वाली बात होगी, तो हमें ज्वाइन करना ही नहीं है। हमारी इकोनॉमी, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारे इंटरनल अफेयर्स, हर चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट हमारे इंडिपेंडेंट ओपिनियन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम न्यूट्रल रहे, एक्टिव रहे, पैसिव नहीं रहेंगे लेकिन न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है, ये वाली बात है यहाँ पे, और इसी से चैप्टर होता है खत्म। इसी के साथ हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का जो यूनिट है वो भी खत्म होता है। कोई भी अगर क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो तो कमेंट्स में लिख देना, आई विल ट्राई टू आंसर इट देयर। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, बी काइंड, थैंक यू।